हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे हैं। सर्वोच्च की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। माई सेल्फ गौरव गर्ग। लास्ट क्लास में हमने किंगडम प्रोटिस्टा किया था बच्चों। आई होप सबको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम फंगई। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट में काफी क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छे से ध्यान दे करके सुनना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको अच्छे से सुनेंगे तो हमारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें किंगडम फंगई। ठीक है, किंगडम फंगई में सबसे पहले सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हिट्रोट्रोप्स हैं। कैसे हैं? हिट्रोट्रोप्स, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है? डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स। ठीक है, हैबिटेट मतलब उनके रहने की जगह, जहां पर, और उनकी मॉर्फोलॉजी में काफी डाइवर्सिटी है बच्चों। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहरी रूप से हमें दिखाई देती है उसमें काफी डाइवर्सिटी है। यहाँ इस पैराग्राफ में उस डाइवर्सिटी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि कुछ फंगई हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया या टोडस्टूल। टोडस्टूल्स मतलब कुकरमुता जिसको हम कहते हैं, वो हमें खाने में भी काम आती हैं। ये दोनों ही फंगई हैं बच्चों। कुछ ऐसी फंगई हैं जैसे कि जो व्हाइट स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं मस्टर्ड लीव्स के ऊपर, ठीक है, वो भी पैरासाइट फंगी के द्वारा होते हैं। ठीक है, यीस्ट जो है फंगई है एक टाइप की, जो बियर और ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसी तरह वीट रस्ट जो डिजीज है वो फंगई से होता है। पक्सीनिया जो फंगई है उससे होता है। ठीक है, पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स भी फंगई से बनती है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम कोई भी एग्जांपल आ जाता है वो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों एनसीईआरटी के एग्जांपल्स। ठीक है, नीट में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें क्या क्या बताया गया है कि डाइवर्सिटी कितनी तरह की फंगई हो सकती है, खाने में भी हेल्प हो सकती है, खाना बनाने में भी हेल्प कर सकती हैं, और साथ ही साथ खाने को खराब भी करती हैं, साथ में डिजीज कोज करती है, वीट रस्ट डिजीज होगी, एंटीबायोटिक्स भी बनाती हैं। ठीक है, काफी टाइप की फंगई है। यहाँ पर जो डाइवर्सिटी क्रिएट कर रखी है इन्होंने, यहाँ पर इसको बताया गया है। ठीक है, यहाँ एक टर्म है कोस्मोपोलिटेंट। ठीक है, सर्वव्यापी। फंगई जो है सब जगह पाई जाती है, जैसे कि एयर में, वाटर में, सोयल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सब जगहों पर हमें फंगई मिल जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये पैराग्राफ लेते हैं हम एनसीईआरटी का। क्या है इसके अंदर? विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को छोड़कर। यीस्ट जो है बच्चों ग्रुप ऑफ फंगई है, ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही फंगई है, काफी टाइप की फंगई है, तो ये ध्यान रखिएगा। यीस्ट एक ग्रुप है, इस ग्रुप को छोड़ करके जो कि यूनिसेलुलर ग्रुप है, ठीक है, एक्सेप्शन है ये फंगई के अंदर। बाकी जब इस फंगई है, बाकी जो फंगस है वो सभी फिलामेंटस है। ठीक है, कैसी है? फिलामेंटस है, याद रखिएगा। ठीक है, और फंगई के पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हाइफे कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइफे, इस तरह से। ठीक है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फंगई के पास, जिसको कि हम हाइफे कहते हैं। और नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम कहते हैं माइसीलियम। जब ये हाइफे इस तरह से पड़ी हुई होती है ना बच्चों, इकट्ठी ग्रुप में, ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं? माइसीलियम। आपने यूजुअली अपने घरों में देखा होगा, जब भी कोई ब्रेड खराब हो जाता है, आपस में देखते हैं कि कोई भी ब्रेड खराब है तो उसके ऊपर एक जाला सा दिखाई देता है, हमें जाल दिखाई देता है, थ्रेड सा। वो जाल ही माइसीलियम होता है बच्चों, वो हाइफी का ही जाल होता है, नेटवर्क होता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, अपनी जो आम रूटीन वाली लाइफ है उसको बायोलॉजी से जोड़ लीजिए, आपको आसानी रहेगी याद करने में भी। ठीक है, समझ में आ गई? माइसीलियम क्या होता है? एक सिंगल थ्रेड को तो हम क्या कहते हैं? हाइफी कहते हैं। और जब ये ग्रुप में पढ़ा हुआ होता है ना नेटवर्क के रूप में, इस तरह से
तो उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं बच्चे जो हाइफी है। एक बार हम इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ओ सारा ही हो गया, कोई बात नहीं, इसको बात करते हैं। जो हाइफी है बच्चों वो दो टाइप का हो सकता है। कैसे? मान लीजिए एक हाइफी हमने बनाया, थोड़ा सा इलेबोरेट किया है इसको। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। देखिए एक ही सेल में काफी सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, एक ही हाइफी में हमें काफी सारे न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। उस हाइफी को नाम दिया गया है कोइनोसाइटिक हाइफी। क्या नाम दिया गया है? कोइनोसाइटिक हाइफी, यानी कि इनके अंदर कोई भी बीच में वॉल प्रेजेंट नहीं है। इसका दूसरा नाम क्या है? एसेप्टेट। एसेप्टेट। और दूसरा हाइफी क्या होता है, हम यहाँ पर ही बना रहे हैं। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, ये एक वॉल से डिवाइडेड है, फिर न्यूक्लियस है, फिर यहाँ पर वॉल है, और फिर न्यूक्लियस है, फिर वहां पर वॉल है। ठीक है, इस तरह से एक ही सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस है, यार यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या कहा गया, यहाँ देखिए सेप्टेई। क्या कहा गया? सेप्टेई। थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे हम, सेप्टेई। ठीक है, ये जो वॉल्स हैं इनको क्या कहा गया है? सेप्टेई कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाइफी है वो डिवाइडेड है, और हर एक पोर्शन में एक ही न्यूक्लियस है, ये मल्टी न्यूक्लिएट ना होकर के सिंगल न्यूक्लिएट है। ठीक है, ये चीज दो हाइफी है। इस हाइफी को हमने क्या कहा है? कोइनोसाइटिक हाइफी या एसेप्टेट, और इसको क्या कहा गया है? सेप्टेट। ठीक है, इसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, क्रॉस वाल प्रेजेंट है। समझ में आ गई है? इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे बात करते हैं। आगे जैसे कि हमें पता है फंगई जो है हेट्रोट्रोफिक है, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकती। तो हेट्रोट्रोफिक के टाइप हमें पता है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ये दोनों ही टाइप की होती है। सेप्रोफाइटिक यानी कि जो डिकेइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करती है। ठीक है, डिकेइंग मटेरियल जो डेड सब्सटेंस होते हैं ना, उनसे अपना भोजन लेती है, तो उनको क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक। और पैरासाइटिक क्या है? जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहती है, उनको क्या कहते हैं? पैरासाइटिक, और साथ ही साथ उनको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, एक यहाँ टर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट पर्पस से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्या है? सिम्बायोटेंट एसोसिएशन। सिम्बायोट एसोसिएशन, सिम्बायोट का मतलब मिल करके रहना और एक दूसरे का फायदा करना। क्या है? मिल करके रहना और एक दूसरे का फायदा करना। जब फंगई एल्गी के साथ मिल करके रहती है और एल्गी और फंगी एक दूसरे का फायदा करते हैं, उस एसोसिएशन को क्या नाम दिया गया? लाइकन। क्या नाम दिया गया? लाइकन्स। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और जब फंगई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ रहती है, किसमें? सिम्बायोट एसोसिएशन में रहती है, एक दूसरे का फायदा करते हैं। प्लांट्स फंगई को फायदा करता है और फंगई प्लांट्स को फायदा करती है। उस एसोसिएशन को क्या कहा गया है? माइकोराइजा। क्वेश्चन आ चुका है बच्चों नीट में, ध्यान रखेंगे आप इस बात को कि इन दोनों टर्म्स का नाम याद रखना है। एल्गी के साथ जब एसोसिएशन हो तो उसको क्या कहते हैं? लाइकन्स कहते हैं। और फंगस की जब एसोसिएशन प्लांट्स के साथ होती है, हायर प्लांट्स के साथ, उसको क्या कहते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, ये टर्म आ चुकी है, याद रखना है। दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फंगई में किस तरह से होती है? वेजिटेटिव मीन्स से भी हो सकती है, जैसे कि तीन तरह से दे रखा है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन यानी कि कोई भी फंगस का टुकड़ा टूट गया है और वो अपने आप फंगस में डेवलप हो गया है, फ्रेगमेंट हो गया है। ठीक है, फ्यूजन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना। ठीक है, आपको पता ही है। बडिंग, कोई भी एक बड अलग से निकल जाती है और वो बाद में सेपरेट हो जाती है और वो फंगई बन जाती है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
जो होती है स्पोर्स से होती है। कौन कौन से स्पोर्स हैं ये आपको याद रखने हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं? कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। कौन कौन से हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्पोर्स हैं, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर, ये याद रखेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किनके द्वारा होती है? oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स। किसके द्वारा? oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडोस्पोर्स, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये ही हमारा आगे जो क्लासिफिकेशन है इनकी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ये क्राइटेरिया है बच्चों, ठीक है। एस्कोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स क्या मतलब? ये अलग अलग क्लासेस में रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एस्कोमाइसीड्स और बेसिडोमाइसीड्स जिसको हम बोलते हैं ना, वो आगे इसी तरह से डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो स्पोर्स हैं वो कहां से बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज से, फ्रूटिंग बॉडीज पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब बात करते हैं ये हमें सेक्सुअल साइकिल जो है फंगस की वो 3 स्टेप में होती है, ये बताया गया है। ये आपको नॉलेज के लिए भी जरूरी है, आपके नीट एग्जाम के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूरी है, ठीक है। कैसे क्या होता है? सबसे पहले होते हैं प्लाज्मोगेमी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें दो गैमेट्स या नॉन मोटाइल हो या मोटाइल हो, ठीक है, उनके गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? मान लीजिए ये एक गैमेट है हमारा और ये हमारा एक गैमेट है, ये धीरे धीरे नजदीक आएंगे और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये हमने न्यूक्लियस डार्क कलर में शो किया है बच्चों, ठीक है, ये आकर के मिल जाएगा, ठीक है। ए और बी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अब ये यहाँ पर ए और बी इकट्ठे हो गए प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनका न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस अलग अलग हैं, ये फ्यूज में फ्यूज हो जाएंगे। ए बी तो हम वैसे ही शो कर रहे हैं प्रोटोप्लाज्म को, और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो गए, ठीक है। इस प्रोसेस को, इसको क्या कहते हैं? कैरियोगेमी। आपको पता है कैरियो वर्ड जहां पर भी आ जाता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा, कैरियो जो वर्ड है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड। उसके बाद क्या होती है? म्यूसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स। 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप है बच्चों प्लाज्मोगेमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तीसरा स्टेप जो है वो है म्यूसिस, उससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। इजी है, समझ में आ गई? आगे बात करते हैं। ये थोड़ा सा हम रब कर रहे हैं फिगर को, ठीक है। आगे क्या आता है? यहाँ हमें एक और स्टेप थोड़ा सा बताया गया है, एक वर्ड यूज किया गया है डाइकैरियोन और डाइकैरियोफेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चों? जब दो हाइफे आपस में मिलते हैं, दो हाइफे आपस में मिलते हैं तो इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है और साथ ही साथ न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाता है, ठीक है। उस स्टेज को हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, जब ये ऐसे हो जाता है। लेकिन कुछ समय में कुछ टाइप की जो फंगस है उसमें क्या होता है? कुछ टाइम तक ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस अलग अलग ही रहते हैं, यानी कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, डाइकैरियो मतलब दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होना, इस स्टेज को क्या कहते हैं? डाइकैरियोन। इस सेल को क्या कहते हैं? डाइकैरियोन। और इस फेज को, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डाइकैरियोफेज, ठीक है। मोस्टली सेल्स में ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी फंगस हैं जिनके अंदर ये वाली कंडीशन आती है डाइकैरियो वाली। वो कौन कौन सी है? वो होती है एस्कोमाइसीड्स एंड बेसिडोमाइसीड्स। ये आगे क्लासेस हम पढ़ेंगे फंगस की, उनमें ये प्रेजेंट होती है,
ठीक है, वापस जाकर के मिलती हैं ये इस कंडीशन में आती है, लेकिन उस टाइम के लिए, उस टाइम पीरियड को क्या कहा गया है, डाइकैरियो फेज। समझ में आ गई है? ये किस फेज में आ जाती है, डाइकैरियो। दो न्यूक्लियस हैं इसके अंदर, ठीक है, डाई का मतलब 2 होता है और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये डाइकैरियो फेज है और डाइकैरियोन सेल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासेस, तो वो किस बेसिस पर डिवाइड की गई है, यहाँ वो बेसिस दिया गया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स कैसे बनते हैं। इस बेस पे यहाँ आगे हमें जो क्लासेस दी गई हैं वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपडेट्स के लिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर हमारी ऐप है सर्वोजी क्लासेस के नाम से, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी नीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो वहां पर मिल जाए, और हमारी फ्री वीडियोस भी वहां पर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान दे करके पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है और कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।